किसी भी समस्या से बचने के लिए पहले उसके इतिहास को समझना और उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इसलिए शुरुआत करते हैं 1835 से, जब ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने 1835 में भारत में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया। इस अधिनियम के बाद लाखों गुरुकुल बंद हो गए, जहां संस्कृत में मेटलर्जी, मेडिकल और साइंस की पढ़ाई होती थी। मैकॉले को लगता था कि भारतीय संस्कृति और भाषाओं को कमजोर करके ही ब्रिटिश शासन भारत में पूरी तरह स्थापित हो सकता है। इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा को विकास का आधार बनाया। मैकॉले का दावा था कि अंग्रेजी संस्कृत और अरबी से अधिक उन्नत और सभ्य है, और क्योंकि भारत पर ब्रिटिश शासन है, इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी आनी ही चाहिए। शिक्षा की जुबान तो अंग्रेजी बना दी गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या विद्यार्थी सचमुच इस भाषा में सहज होकर अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। क्या लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का ये प्रस्ताव वास्तव में भारत के युवाओं को योग्य बनाने की नीयत भी रखता है? तो प्रमाण आपके सामने है, और इन सवालों का उत्तर है नहीं। ये मान लेना कि केवल भाषा बदल जाने से हुनर अपने आप आ जाएगा, ये हकीकत से आंखें मूंद लेने जैसा है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ने देश में एक ऐसी क्लास बनाई जो दिखने में तो भारतीय थी, पर सोच से ब्रिटिश साम्राज्य की गुलाम थी। और अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी उपनिवेश की यह विरासत हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिख रही है। हकीकत यह है क्योंकि अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी को क्लास और प्रतिष्ठा का प्रतीक मान लिया गया है। रूस, चीन, फ्रांस जैसे देश अपनी राष्ट्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। वे अंग्रेजी का उपयोग सीमित रखते हैं, पर यूएसए के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषी समाज है। यानी पहली समस्या कॉलोनियल स्ट्रक्चर, दूसरी रोट लर्निंग। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी पुराने तरीकों में फंसा हुआ है। छोटी मोटी तब्दीली के बावजूद पूरा फोकस सिर्फ पास होना है। तीसरी बड़ी समस्या पुराना सिलेबस। स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले कई सब्जेक्ट्स और मटेरियल आज के दौर की जरूरतों से मेल नहीं खाते। जैसा कि CNR राव कहते हैं, हमारी 90% यूनिवर्सिटीज पुराना सिलेबस पढ़ा रही हैं। हम फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं, पर स्टडी मटेरियल में आवश्यक बदलाव नहीं आ पा रहा है। नतीजा, विश्व स्तर की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारतीय संस्थानों का अभाव है। स्टेम के स्टूडेंट्स के पास AI, मशीन लर्निंग जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, और डेडिकेटेड शिक्षक भी कम हैं। इससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल ही नहीं पाता। अब बात करते हैं एक गंभीर मुद्दे की। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बगैर उनके पर्सनल स्किल्स और कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि हर कोई जीनियस है, लेकिन यदि आप मछली को इस आधार पर परखेंगे कि वह पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो वह उम्र भर खुद को मूर्ख समझेगी। आज हालात यह है कि हमारी शिक्षा एक ही सांचे में ढली हुई है। सबसे ऊपर साइंस, उसके बाद कॉमर्स और सबसे अंत में आर्ट्स को रख दिया गया है। लगभग हर माता पिता की चाह यही है कि उनका बच्चा मेन स्ट्रीम करियर चुने, जहां इंजीनियरिंग और मेडिसिन को सक्सेस का रास्ता मान लिया गया है। इसका कारण यह है कि इंडिपेंडेंस के समय भारत अविकसित था, मोर्टेलिटी रेट अधिक था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, और डॉक्टर्स की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। इसलिए डॉक्टर्स को समाज में सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया। 1990 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ी, इंजीनियर्स की मांग बढ़ी, फिर कंपनीज के बढ़ने से मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की जरूरत हुई। 2010 तक इंजीनियरिंग प्लस MBA सेफेस्ट ऑप्शन बन गया, और उसके बाद डिजिटल युग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर हो गई। एक सर्वे के मुताबिक 23% भारतीय माता पिता चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, IT पढ़े। 22% माता पिता बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस को प्राथमिकता देते हैं। 14% मेडिसिन को।